अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपका टीचर अकील अहमद। आज का जो मेरा टॉपिक है मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का स्टेटमेंट बनाया जाता है। अक्सर सवाल में कभी कभी 10 नंबर का कह दिया जाता है कि कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाएं, और यह कभी बोला जाता है कि इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट बनाएं। हम यहाँ पर दोनों चीज़ें सीखेंगे कि स्टेटमेंट कैसे बनता है और इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे अकाउंट में कैसे पुट अप की जाती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फ़र्ज़ी इन्फॉर्मेशन ले ली गई है और आपको बताने के लिए, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरह से तब बनाया जाता है। आपको नज़र आ रहा होगा ये मैंने ऊपर इंग्लिश मास्टर मेरा चैनल है, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा शो करें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि हर अकाउंटिंग सीखने वाले को आना चाहिए। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे वहाँ भी आपको इसका वास्ता पड़ेगा कैलकुलेट करने के लिए। आपने ये नहीं कि आपने सिर्फ बीकॉम पढ़ लिया या इम्तहान पास कर लिया बीकॉम का, आपको ये आना चाहिए, इसका फॉर्मेट आना चाहिए, ज़बानी याद होना चाहिए, और कहीं भी आपको इंटरव्यू में या टेस्ट में बैठा के पूछा जा सकता है कि किस तरीके से बन सकता है। तो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमेशा बनाना आ जाए, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जब तक हमको कॉस्ट निकालना नहीं आएगी प्रोडक्ट की तो हम प्रॉफिट मालूम नहीं कर पाएंगे। अपनी सेल में से, नेट सेल में से हम कॉस्ट को लेस करते हैं, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट के में से हम कारोबार को चलाने के जो एक्सपेंसेस हुए होते हैं, जिसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं, वो लेस करते हैं तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम होते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं तो नेट लॉस आता है। ठीक है, जब नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकल जाता है, अगर कंपनी की अदर सोर्सेज से भी कोई और इनकम है मेन सोर्स के अलावा, तो फिर वो जो नेट प्रॉफिट होता है उसको लिखते हैं हम अनएडजस्टेड प्रॉफिट, और उसमें वो इनकम को जमा कर लेते हैं जो अदर सोर्सेज से। अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो सेल उसका मेन अकाउंट है, उससे तो हम बना रहे हैं। उसके अलावा कमीशन से इनकम आ रही है, फ़ीस से इनकम आ रही है, ट्यूशन पढ़ाने से आ रही है, कोई चीज़ दुकानें वकाना किराए पे दी है, रेंटल इनकम आ रही है, तो उनको आखिर में जमा कर लेते हैं तो नेट इनकम आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपने इम्तहान दे दिया है तो आपको मालूम होनी चाहिए कि कहीं भी आप टेस्ट देंगे, सीए करने जाएंगे, तो वहाँ पे सारी चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये मैंने ऊपर हेडिंग डाल दी है, कंपटीशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या मैं ये लिख सकता हूँ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द ईयर या फॉर द मंथ, जो भी सवाल में दिया जाता है डेट, उसके बाद वो लिखते हैं। सबसे टॉप पे पहले कंपनी का नाम लिखते हैं, फिर जो रिक्वायर्ड होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर फॉर द ईयर एंडेड December 31, जो भी ईयर होता है वो लिखते हैं। जब भी आप इनकम स्टेटमेंट बनाएं या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का स्टेटमेंट बनाएं तो अंदाज़ा बना लें 4 कॉलम का। आप खाली एक लाइन खींच के यहाँ पेन से डॉट डाल लें। यहाँ पे एक डॉट हो गया एक कॉलम, दूसरा डॉट दूसरा कॉलम, तीसरा डॉट तीसरा कॉलम, और ये 4 डॉट। ये 4 कॉलम तो बनाया नहीं जाता स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन मैंने आसानी के लिए आपको ये लाइनें खींच दी हैं ताकि आपको नज़र आए। लेकिन आप इस तरह डॉट डाल के रख लीजिएगा इम्तहान में, तो उससे फिर आप एक सीक्वेंस में चलेंगे कॉलम की। इसको हम यहाँ पे पहला कॉलम बोलेंगे, इसको सेकंड कॉलम कहेंगे, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब भी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाने जाएंगे तो आपको सवाल के अंदर एक ट्रायल बैलेंस दे दी जाएगा या डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस करके दे दी जाएंगे आपको एक। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर आप मौजूद होगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखा होगा, या लिखा होगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ब्रैकेट में डेट लिख दी होगी 1/1 2019 2020 जो भी ईयर होगा, या लिखा होगा ओपनिंग मर्चेंडाइज या ओपनिंग गुड्स या ओपनिंग स्टॉक लिखा होगा। ये सब नाम इसका इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले आप जो क्या करेंगे, सवाल में से डेबिट साइड में मौजूद होगा, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेबिट साइड का जो ट्रायल बैलेंस होगा उसका डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे और इसको पहला कॉलम छोड़ के दूसरे कॉलम में लिख देंगे। सिर्फ सेटिंग है लिखने की और कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद सवाल के अंदर आपके पास परचेजेस तलाश कीजिएगा। डेबिट साइड में परचेजेस मिलेंगी, या ग्रॉस परचेज के नाम से लिखेंगे, या टोटल परचेज, या परचेजेस के नाम से होंगी है। तो वहाँ आप ये भी डेबिट में होंगी। सवाल के अंदर डेबिट से अमाउंट उतारिएगा और यहाँ से एक कॉलम छोड़िएगा, दूसरा छोड़िएगा, तीसरे कॉलम में परचेजेस के आगे लिखिएगा। बिल्कुल यही सेटिंग से आप बनाइएगा। जहाँ भी बनाएंगे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका बिल्कुल दुरुस्त बनेगा।
फिर सवाल में तलाश कीजिएगा कि कोई ट्रांसपोर्टेशन दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन इन होता है, परचेज पे जो होता है इन होता है, और सेल पे ट्रांसपोर्टेशन आउट होता है। ट्रांसपोर्टेशन आउट माने सेल करने पर ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन इन माने इनवर्ड, और आउट माने आउटवर्ड। तो परचेज पे हमेशा इन आता है, इनवर्ड हुआ है, यानी जो सामान खरीदा है वो इन हुआ है कारोबार के अंदर, तो उस पर लाने का ट्रांसपोर्टेशन कितना हुआ है वो हमेशा डेबिट में मिलेगा ट्रायल बैलेंस के। तो डेबिट साइड में से ला के आप परचेज़ के नीचे रखिएगा, प्लस का निशान लगा के लाइन खींचिएगा और जमा कर लीजिएगा। टोटल ग्रॉस परचेज को मैं जो किराया पे किराया उसको लाने का उसको जमा कर लिएगा। तो ये आपकी फैक्ट्री तक डिलीवर हुई है, इतने अमाउंट की ये परचेजेज डिलीवर हुई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिलीवरी कॉस्ट। इसके बाद फिर आप माल को चेक करेंगे, माल में से देखेंगे कुछ माल ख़राब भी निकल सकता है, कुछ दुकानदार डिस्काउंट दे सकता है। ये दोनों चीज़ें सवाल की क्रेडिट साइड में मिलेंगी ट्रायल बैलेंस की, परचेज डिस्काउंट और या परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और परचेज डिस्काउंट, दोनों अकाउंट जो होते हैं परचेज में से लेस कर दिए जाते हैं, ये मिलेंगे सवाल की क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में से इन दोनों को पहले इस चौथे वाले कॉलम में 1 2 3 4 इनके आगे अमाउंट लिखिएगा। 4 कॉलम जो यहाँ का आखिरी कॉलम है, परचेज रिटर्न यहाँ 5000 है, यहाँ लेस का निशान लिखा, लेस करेंगे क्योंकि डिलीवरी कॉस्ट में से ये दो चीज़ें लेस करेंगे, परचेज रिटर्न को और परचेज डिस्काउंट को जमा करा। यहाँ पे कितना आ गया 15,000, हमने ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट जिस फिगर के साथ लगता है वो नेगेटिव फिगर होती है, माइनस होती है अपने ऊपर वाली फिगर से। तो इन दोनों को हम जमा करके 15,000 का में 5,000 जो है आपका परचेज रिटर्न है और 10,000 का डिस्काउंट है, दोनों 15,000, ये आपकी डिलीवरी कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी। 2,10,000 में से 15,000 माइनस कर दिए, तो आप माइनस करके जो अमाउंट आएगा अब जो है इधर वाले कॉलम से, पहला कॉलम छोड़ के दूसरे कॉलम में लिखेंगे जहां आपने मर्चेंडाइज ओपनिंग स्टॉक लिखी है उसके नीचे वाले कॉलम में यहाँ लिखेंगे नेट परचेजेस। ये आपके पास नेट परचेज हो जाएगी, नेट परचेज लिखेंगे बिल्कुल इस वाले कॉलम में, मर्चेंडाइज के नीचे वाले कॉलम में। ये दोनों माइनस करके 1,95,000 आया है, तो यहाँ लिख देंगे, इसको कहेंगे नेट परचेज। अब क्या करेंगे, इस नेट परचेजेस को और ये ये ओपनिंग स्टॉक को, ओपनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को और ये नेट परचेजेस को दोनों को जमा कर लेंगे। जमा करके जो अमाउंट आया 3,05,000 उसके नीचे लिखेंगे, लाइन लगा के लिखा, और उसके आगे लिखेंगे नाम उसका, कहेंगे MDSE, मर्चेंडाइज का शॉर्ट नाम होता है MDSE, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, इसके आगे लिखा, यानी इतना माल 3,05,000 का माल बेचने के लिए दस्तियाब है। यानी पूरे साल में कंपनी ने अपने कारोबारी साल में 3,05,000 रुपये के सामान की ऑफ़र की थी बेचने के लिए, सेल के लिए ऑफ़र की थी। उसमें से कितना माल बिकने से रह गया वो आपकी सवाल में दी जाएगी। एडजस्टमेंट डेटा के अंदर इन्फॉर्मेशन होगी, ट्रायल बैलेंस के जो नीचे होता है इनकम स्टेटमेंट बनाने का, वहाँ मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन होगी, वहाँ से इन्फॉर्मेशन उठाइएगा। तो यहाँ से मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल में से जो 3,05,000 की है इसमें लेस कर दिएगा, मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री लेस कर दिएगा, इसके नीचे रख के ब्रैकेट में फिगर रखी। तो जो आपका अमाउंट आएगा वो आखिरी वाले कॉलम के अंदर 2,80,000 में इसके सामने लिखिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपने मालूम करनी थी, स्टेटमेंट फॉर्म में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम हो गई। अब अगर सेल होती तो इससे ऊपर सेल का कॉलम होता, नेट सेल मालूम होती है, नेट सेल में से कॉस्ट माइनस करते, नीचे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता, अगर इनकम स्टेटमेंट मालूम करते, ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं यहाँ पे हम, फिर लेस करते हैं, इसमें तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस की लिस्ट बनाते हैं, वो माइनस करते हैं यहाँ से, तो आपके पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ जाता। फिर अनएडजस्टेड प्रॉफिट में अदर सोर्सेज से जो इनकम है, रेंट से इनकम है, कमीशन से इनकम है, सबको आखिर में जमा करते तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाता या नेट इनकम आ जाती। फिलहाल ये टॉपिक हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का था, ये आपकी 2,80,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गई। स्टूडेंट ये तो हमने अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर निकाली है आपके सामने 2,80,000 की। अब इसको बाद दफ़ा सवाल में ये भी कहा जाता है कि स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं बनाएं, बल्कि आप इसको अकाउंट्स फॉर्म के अंदर बनाएं, टी अकाउंट की शक्ल में शो करके दिखाएं। वहाँ जिन स्टूडेंट को नहीं करना आता, बहुत प्रॉब्लम होती है, जो कि आसान है, मैं आज आपका ये मुश्किल दूर कर देता हूँ। चलें अब इस इन्फॉर्मेशन जो 2,80,000 का हमारा कॉस्ट गुड्स सोल्ड है, अब इसको टी अकाउंट के जरिए यही सारी इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं टी अकाउंट में। एक बार ये याद रखिएगा, जो इन्फॉर्मेशन इससे माइनस हो रही है वो क्रेडिट साइड में जाएंगी। कौन कौन सी माइनस हो रही है, जैसे परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, ये माइनस हो रही है फिगर इसमें से, तो ये टी अकाउंट की क्रेडिट साइड में होंगी। दूसरी मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री माइनस हो रही है, तो ये भी क्रेडिट साइड में जाएंगी। बस सिर्फ क्रेडिट साइड में 3 अकाउंट जाएंगे जो माइनस होने वाले अकाउंट हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मालूम करने का टी अकाउंट में ये 3 अकाउंट जो माइनस हो रहा है, 3 से ज़्यादा नहीं आएंगे, 3 से कम तो हो सकते हैं, अगर कोई अकाउंट नहीं है तो कम होंगे, लेकिन ज़्यादा 3 ही अकाउंट आएंगे।
क्रेडिट साइड के अंदर टी अकाउंट की, और बाकी जितने अकाउंट है वो जो है डेबिट साइड में जाएंगे टी अकाउंट की, यानी ओपनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री टी अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे हम, परचेजेस टी अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे, और ट्रांसपोर्टेशन टी अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। बस इसके अलावा कोई अकाउंट डेबिट साइड में नहीं आएगा। इसी तरह 3 अकाउंट डेबिट साइड में आ रहे हैं टी अकाउंट के। तो इस तरह डेबिट साइड हमेशा जब कॉस्ट ऑफ से मालूम करेंगे डेबिट होगी, उसका टोटल करेंगे, दोनों साइड लिख देंगे डेबिट और क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड का टोटल करके तिरछा करके लिखेंगे, वो फुटिंग कहलाएगी। फिर डेबिट साइड के टोटल में तो वो तिरछा करके जो लिखा है फुटिंग वो माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सोल्ड का अकाउंट आ जाएगा। क्रेडिट साइड में वो अमाउंट लिख देंगे, इतने की कॉस्ट ऑफ सोल्ड है। ठीक है स्टूडेंट, चलें अब टी अकाउंट की तरफ चलते हैं। इसी इन्फॉर्मेशन को हम लेके, ये मैं टी अकाउंट बना रहा हूँ, ये मैंने कॉस्ट ऑफ सोल्ड का एक टी अकाउंट बनाया है। आप ये पूरा टी अकाउंट की एक लाइन खींचें, यहाँ से आपके पास सीधी लाइन खींचें ये अपने कॉपी पे, फिर बिल्कुल सेंटर से सीधी वर्टिकल लाइन लिखें, वर्टिकल लाइन करें कि सेंटर की वर्टिकल लाइन आ गई। यहाँ अमाउंट का कॉलम बना लिया, इसी तरह यहाँ भी अमाउंट का कॉलम बना लिया, या क्रेडिट लिख दिया या डेबिट लिख दिया। हमेशा किसी भी टी अकाउंट की लेफ़्ट साइड जो होती है, यहाँ से या लेफ़्ट साइड जो होती है डेबिट साइड होती है, और राइट साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है टी अकाउंट की किसी की भी। ये स्केलेटन फॉर्म कहलाती है। टी अकाउंट फॉर्म जो है स्केलेटन होती है। अगर इसके अंदर सारे कॉलम खुल जाएँ, ये अमाउंट का कॉलम तो है ही, पर्टिकुलर का कॉलम हो जाए, पोस्ट रेफरेंस का कॉलम हो जाए, और डेट का कॉलम हो जाए, इसी तरह यहाँ भी आ जाए अमाउंट का कॉलम, फिर पोस्ट रेफरेंस का कॉलम, फिर पर्टिकुलर का, डेट का, तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है, टी अकाउंट की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। ठीक है ना। टी अकाउंट की तीसरी फॉर्म होती है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म, वो किसी और वक्त में बताएंगे, हम बना के दिखाएंगे आपको कैसे बनती है, जो बैंकों वगैरह में इस्तेमाल होती है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। उसमें एक लाइन बना दी जाती है, डबल लाइन करके, इधर 1 2 3 कॉलम कर लिए जाते हैं, और बाकी पर्टिकुलर्स होते हैं और डेट होती है। तो जो 3 कॉलम होते हैं, पहले डेबिट का होता है, फिर क्रेडिट का होता है, फिर बैलेंस का कॉलम होता है। इस तरह जो आप डेबिट करते हो वो यहाँ बैलेंस में लिखते जाते हो, जो क्रेडिट करते हो माइनस करके क्रेडिट में लिखते जाते हो। ठीक है। और डेबिट होता है जमा होता है, क्रेडिट माइनस करके जो बैलेंस आता है उस वही आपका बैंक में हर ट्रांजेक्शन के बाद साथ साथ बैलेंस मालूम करते रहते हैं। तो ऐसी फॉर्म को टी अकाउंट की सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म कहते हैं, लेजर अकाउंट की। तो ये टी अकाउंट फॉर्म है। अमाउंट तक का कॉलम हमने दे दिया, अगर चाहे तो अमाउंट का कॉलम भी नहीं दें, खाली टी की शक्ल में रखें इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 अकाउंट्स यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सोल्ड भी मालूम करेंगे। डेबिट में आएंगे, सबसे पहले सवाल में तलाश करिएगा डेबिट साइड में मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक या डेट लिखी होगी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, एक एक करके शुरू की डेट जो होगी वो सवाल के डेबिट साइड में ले आके यहाँ पे अमाउंट कॉलम में उसका अमाउंट लिखिएगा। फिर सवाल में तलाश करिएगा परचेजेस दी होगी, परचेजेस भी डेबिट के अंदर मिलेगी आपको ट्रायल बैलेंस के, वो यहाँ डेबिट यहाँ शो करिएगा जितने भी अमाउंट की डेबिट में हो। तो उसके अंदर देखिएगा कोई ट्रांसपोर्टेशन पेड किया है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में मुख्तलिफ नाम होता है, कार्टेज होता है जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, और कैरिज इन वर्ड होता है, कैरिज इन वर्ड होता है। ठीक है, सब ट्रांसपोर्टेशन के नाम होते हैं। अब ये 3 अमाउंट यहाँ पे आएंगे, और इसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा 3 अमाउंट इधर क्रेडिट में आ सकते हैं। जितने भी आपने हमने ऊपर माइनस करे हैं वो इधर आ गए, यानी हमने एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री स्टेटमेंट में से माइनस की थी, उसको हमने क्रेडिट में रखा। हमने परचेज रिटर्न स्टेटमेंट माइनस करा था, क्रेडिट में रखा। हमने परचेज डिस्काउंट क्रेडिट में रखा। वैसे भी ये दोनों अकाउंट जो है ना क्रेडिट में शो होंगे, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आएंगे। ये आपका जो है एडजस्टमेंट एंट्री में मिलेगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। तो इस तरीके से आपने पहले डेबिट साइड का टोटल पूरा कर लिया। हमेशा डेबिट साइड का टोटल बड़ा आएगा, 3,20,000 आया था, और ये 3,20,000 को हमने दोनों साइड लिख दिया, डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड पे आ गया। 3,20,000 को दोनों साइड पे लिख दिया है। ठीक है, अब इस साइड का क्रेडिट साइड टोटल करा, और हमने ये 40,000 आया तिरछा करके लिख दिया ताकि पता नहीं चले बैलेंस की। तो ये इसका क्रेडिट साइड टोटल है। इस क्रेडिट साइड टोटल को डेबिट साइड के टोटल में माइनस करा, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, जिसको हम बैलेंस CF भी बोलते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आते हैं। स्टूडेंट, ये आपको समझ आ गया किस तरीके से हमने अकाउंट फॉर्म भी बना के दिखाई आपको, टी अकाउंट इसके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, और स्टेटमेंट फॉर्म जो अभी ऊपर दिखाया आपको, ये भी दिखाया है कि ये 80,000 रुपये दोनों साइड पे 80,000 रुपये, यहाँ भी 80,000 रुपये हैं, और यहाँ भी 80,000 रुपये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका आया है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ बनाई है इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आप इसको याद रख लें। अगर आपने आगे अकाउंटिंग करनी है, CA में जाना है, ACCA में जाना है, ICA में करना है, और दीगर फाइनेंस के शोबों के अंदर जाना है, तो वहाँ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको, ये आप याद कर लें। तो आपसे चलते हुए कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे इंग्लिश मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें, और हमें कमेंट्स भी करें। आपको जो और चीज़ें सीखनी है अकाउंट्स में बताएं, हम वो टॉपिक फिर आपको हल करके दिखाएंगे।
अभी मैं 1-2 दिन के बाद मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं अभी ADC पार्ट 2 वालों का एडवांस अकाउंटिंग के पेपर में दिन है, तो मैं कुछ सवाल उनके भी करूँगा, इंस्टॉलमेंट सेल का भी सवाल करूँगा, ब्रांच एंड हेड ऑफिस की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे किया जाता है वो करूँगा, उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखाऊँगा, किसी भी ईयर का पेपर उठाऊँगा उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊँगा, ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंट करूँगा, उसकी इंस्टॉलमेंट सेल अकाउंटिंग करूँगा, उसके अंदर एब्जॉर्प्शन की अकाउंटिंग करूँगा, अमलगमीशन अकाउंटिंग करूँगा इसके अंदर, और इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये सब चीज़ें मैं उनको सॉल्व करके बताऊँगा, ताकि वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके इस चैनल से वो भी फ़ायदा उठाएँ। चलें स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम साथ साथ में अपने शॉर्ट भी डालने हैं 1 मिनट के लेक्चर्स, ताकि आप 1 मिनट के अंदर उसको रीड कर लें। इससे पहले हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 मिनट का डाला है शॉर्ट के अंदर, ताकि आप 1 मिनट में रीड कर लें। तो मैंने आपको बनाने का तरीका तरतीब से बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।